ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल दिल्ली में एक खबर को लेकर चल रही सियासत पर है, क्योंकि दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उस चिट्ठी को राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। इसे लेकर तमाम सियासी आशंकाओं पर बयानबाजियां हो रही हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में सरकारी मशीनरी काम नहीं कर रही, लोकतंत्र और संविधान का पालन नहीं हो रहा। तो आम आदमी पार्टी कहती है अगर सरकार चाहे तो अभी चुनाव करा ले। उधर दिल्ली की सियासी हालत यह है कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। वो फैसला कब आएगा पता नहीं। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद केजरीवाल के कई मंत्री अपना पद छोड़ चुके हैं। एक एक मंत्री के पास दर्जन भर मौजूदा वक्त में मंत्रालय हैं। बड़े सरकारी फैसले लंबित हैं। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने 5 महीने से विधानसभा का सत्र तक नहीं बुलाया है। ऐसे में सवाल है कि केजरीवाल की जमानत पर फैसले से पहले बीजेपी की राष्ट्रपति शासन वाली मांग के पीछे की सियासत क्या है? क्या दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, या फिर अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो दिल्ली के चुनाव टल भी सकते हैं? ऐसी तमाम आशंकाएं और सवाल हैं जिन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से निकलेंगे या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर तो लिया है, बताया नहीं है। उधर बीजेपी विधायकों ने 30 अगस्त को ही राष्ट्रपति से शिकायत कर दी थी कि दिल्ली में सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है, इसलिए इसे भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब राष्ट्रपति दफ्तर से पता चला कि वो चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। मोदी सरकार 9 विधायकों की इस चिट्ठी पर क्या फैसला करती है, इसका अभी इंतजार है। लेकिन सियासत को सब्र नहीं, चुनावी चैलेंज चालू हो गया। दिल्ली की बीजेपी और मोदी जी को तय करना है कि उनको 4 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है या 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है। कल घोषित करो ना तारीख, कल तारीख घोषित करो, हम कहाँ पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता, 7 अन्य विधायक और आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने 30 अगस्त को ही राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखी थी। शिकायत की थी कि दिल्ली में सरकार नाम की चीज नहीं बची है और उसका खामियाजा दिल्ली वाले उठा रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र और संविधान को बचाते हुए दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर दें। तो हमने कहा कि दिल्ली में गवर्नेंस पैरालिसिस है, पूरा क्योस है, अराजकता है। और महोदया को हमने बताया कि थोड़ी सी बारिश में दिल्ली की क्या हालत हुई कि लोग डूब के मर रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी, गंदा पानी आ रहा है झुग्गियों में, झुग्गी में रहने वालों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली का हेल्थ मॉडल पूरी तरह फ्लॉप है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जल बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है। कुल मिला के पूरी अराजकता का माहौल है और इस समय मुख्यमंत्री जेल में है और जेल से कोई सरकार नहीं चल रही है, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है। 5 महीने से दिल्ली की असेंबली का सेशन तक नहीं हुआ है। शिकायतों के पुलिंदे में बीजेपी विधायकों ने 5 बड़े मुद्दे उठाए हैं। चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली में सरकारी कामकाज ठप है, सरकार जरूरी फैसले नहीं ले रही क्योंकि सीएम केजरीवाल जेल में हैं और जरूरी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के 6ठे वित्त आयोग का गठन भी नहीं हो सका है, जिसे 2021 में ही होना था। इससे एमसीडी को पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। ये संविधान के आर्टिकल 243(1) का उल्लंघन है। इसके अलावा सीएजी की 11 रिपोर्ट्स को सरकार ने विधानसभा में अब तक टेबल नहीं किया है। दिल्ली जल बोर्ड पर चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी है उसे भी विधानसभा में नहीं रखा गया है। साथ ही दिल्ली सरकार केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर रोक रही है। मसलन आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली को 2406 करोड़ रुपए मिले हैं, उसे दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही। उस पर सरकार का फैसला अभी बाकी है। इन शिकायतों वाली चिट्ठी को राष्ट्रपति दफ्तर ने विचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया। उस पर सरकार का फैसला अभी बाकी है। जो हमारा मेमोरेंडम है, हमारी शिकायत है, उसकी गंभीरता साफ रूप से दिखाई देती है कि राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने
उसका कॉग्निजेंस लिया है। गृह सचिव जो हैं वो निश्चित रूप से हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि वो इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि गृह मंत्रालय उन शिकायतों पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब कर सकता है, लेकिन क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है या जल्द चुनाव हो सकता है, इसे लेकर ही सियासी सरगर्मी है। ने तो चुनाव के लिए भी बचे हैं, तो क्या ऐसे समय में राष्ट्रपति शासन की मांग, क्या आपको लगता है कि इससे चुनाव की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है? जब सरकार है ही नहीं एक प्रकार से, और सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसमें बैठे हुए लोग, और रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसी सरकार को तो तुरंत भंग करना चाहिए और चुनाव भी होनी चाहिए। चुनाव तो निश्चित रूप से होने चाहिए। हालांकि पिछले 10 साल में बीजेपी ने चुनी हुई बहुमत वाली किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। ऐसे में जब बीजेपी के विधायकों ने जबरदस्त जनादेश से बनी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, तो ऐसी मांग पर सवालों की सियासत जारी है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। सबसे बड़ा सवाल राजधानी दिल्ली को लेकर खड़ा होता है, क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? बर्खास्तगी को लेकर क्या विचार किया जा रहा है? क्या इसको लेकर सरकार की बड़ी तैयारी है? अरविंद केजरीवाल को क्या जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको दंगल में उठाने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही उमेश सहगल जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, भी हमारे साथ दिल्ली सरकार के थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, अब जब 4 से 5 महीने में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अचानक से लग रहा है कि आपके विधायकों की नींद टूटी है और दिल्ली में संवैधानिक संकट है, काम नहीं हो रहा है, और इसको लेकर क्या अति सक्रिय हो गए हैं विधायक आपके? और क्या वास्तव में दिल्ली राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ रहा है? क्या है तैयारी आप लोगों की, शहजाद जी? देखिए चित्रा जी, जैसे आपने बताया, अगर पिछले शेड्यूल के हिसाब से इस बार भी चुनाव आयोग अगर चुनाव कराता है, मतलब कि फरवरी 2025 में चुनाव होते हैं, तो लगभग 150 दिन बाद राष्ट्रवादी शासन लगने वाला है, वो भी जनता के द्वारा। और अब जिस प्रकार से कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ आने के बाद भी 0 आउट ऑफ 7 मिला, मतलब कि जेल का बदला लोगों ने वोट से दिया, भ्रष्टाचार का बदला लोगों ने वोट से दिया, आपस में अवसरवादी तरीके से साथ में आने का बदला लोगों ने वोट से दिया, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी शासन लगने वाला है। जहां तक राष्ट्रपति शासन की मांग है, तो देखिए ये तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विपक्षी दल के नेता मांग करते रहते हैं। लगभग 150 बार, 150 टाइम्स विपक्षी पार्टियों ने पिछले 10 वर्षों में अलग अलग जगहों पर राष्ट्रपति शासन की मांग की है, क्योंकि उनको लगा कि वो सीरियस विषय उठाना चाहते हैं। जैसे कि ये दिल्ली में ही 29 अप्रैल 2021 दिल्ली कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन की मांग की, 10 मई 2024 हरियाणा में मांग की, कांग्रेस ने 5 जून 2024 बंगाल में मांग की, 2022 में बंगाल में फिर से मांग की, 2023 जुलाई में महाराष्ट्र में मांग की, 2019 मार्च में तेलंगाना में मांग की। तो यदि ये करे, और आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में 2015 में मांग की थी, तो आम आदमी पार्टी करे, कांग्रेस करे, तो वो चमत्कार, वो सेकुलर राष्ट्रपति शासन। और अगर हम मांग कर ले तो वो कॉम्युनल हो जाता है, वो डिक्टेटोरियल हो जाता है। आखिरी बात, मैं आपको उसका बेसिस भी बताता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है 30 अप्रैल 2024, केजरीवाल हैज पुट पर्सनल इंटरेस्ट अबव नेशनल इंटरेस्ट बाय नॉट स्टेपिंग डाउन। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट हैज कम टू स्टैंड स्टिल। ये सरकार का व्यू नहीं है, ये हमारा व्यू नहीं है, ये हाईकोर्ट का व्यू है। मैं तो कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, ये 62 एमएलए हैं इनके, तो किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर, पिछली बार कैबिनेट मीटिंग कब हुई, पिछली बार सत्र कब बुलाया गया, इनसे पूछिए कि ये संविधानिक तरीके से चल रही है क्या? ये ओनली असेंबली, दिल्ली असेंबली ओनली असेंबली है। सुधांशु जी ने कई बार बताया आपके पास, कई बार, एक वाक्य, आखिरी वाक्य, सुधांशु जी ने भी ये कई बार बताया है कि ये ओनली असेंबली इन द एंटायर कंट्री है जो कभी प्रोरोग नहीं होती, कभी साइनेडाई नहीं होती। एक बार साइनेडाई हो गई, पर अब कन्वीन होती रहती है, मतलब वही सेशन कन्वीन हो रहा है, कोई भी प्रोरोग नहीं हो रहा है सेशन। ये संवैधानिक तरीके से चलने वाली सरकार है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी, उनकी ओर से सवाल जो उठाए गए हैं उसका जवाब दीजिए। और प्रियंका कक्कड़ जी, अभूतपूर्व एक संकट तो है ही, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, जेल से वो शासन चला रहे हैं। आज तक इतिहास में कभी भी इस तरह के कोई साक्ष्य या प्रमाण देखे नहीं गए हैं कि इतने लंबे अरसे से कोई मुख्यमंत्री जेल में रहे और फिर भी वो अपने पद को नहीं त्यागे। तो अगर ये लोग मांग कर रहे हैं इस बात की, क्या गलत है इसमें? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, देखिए, पहले तो प्रॉब्लम यह है कि भाजपा ये समझ गई है कि दिल्ली में वो जीतने नहीं वाली, क्योंकि ना वो अपने किसी स्टेट में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री,
मतलब हमने इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स निकाली और उसके बाद भी एक सरप्लस बजट पेश किया, इनके सारे स्टेट घाटे में है। क्या दिल्ली में महिलाओं को मणिपुर की तरह वो स्थिति हो रखी है? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की बात कीजिए आप, इनको चुनाव में डर लगता है हमसे। चित्रा जी, इन्होंने क्या किया? 2 साल इन्होंने कोशिश की कि हमारे मंत्रियों के ऊपर बदनाम किया, एक झूठा शराब घोटाला बनाया। अब वो शराब घोटाला परत बाय परत उतरते जा रहा है कोर्ट में और उनकी पोल पट्टी खुल रही है। तो ये अब एक राष्ट्रपति शासन ने एक बैक डोर एंट्री का रूप लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली संभल नहीं रही, मणिपुर जैसा हालत बनाएंगे। आप मणिपुर संभल रहा है आपसे शहजाद जी, क्या चाहते हैं आप? हरियाणा बनाना चाहते हैं जहां पर अभी काउ विजिलेंटेस ने एक हिंदू की हत्या कर दी, एक हिंदू होने के बाद, ये चाहते हैं आप? वहां लगाइए राष्ट्रपति शासन। बहुत उदाहरण है आपके राष्ट्रपति शासन लगाने के। आप मुझे एक स्टेट बता दीजिए जहां आप फ्री बिजली देते हो, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। चुनावी मैदान में हमें हरा नहीं सकते। कभी ऑपरेशन लोटस, कभी खरीद फरोख्त की राजनीति, कभी हमारे नेताओं को जेल में डालना, कभी बदनाम करना। आपको पता है हरियाणा में स्कूलों की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? कक्कड़ जी, अभी तो हम दिल्ली पर रह लेते हैं ना। देखिए, चिट्ठी में बीजेपी के जो आरोप हैं वो भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, अगर विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाएगा, कई ऐसे कामकाज ठप पड़ेंगे जिसको लेकर जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। आप तमाम दूसरे राज्यों का उदाहरण दे सकती हैं, लेकिन अभी तो बात दिल्ली की हो रही है ना, जहां पर आपकी सरकार है और फिर मुख्यमंत्री कुर्सी से लगातार लगे हुए हैं। कोई भी इतने बड़े बड़े नेता इस देश में हुए हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हुए हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, ये बात भी सच है कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी जिसने 10 सालों में इतनी बड़ी कामयाबी अर्जित की हो, उसके कितने लोग जेल में गए? मुख्यमंत्री जेल में हैं। तो चित्रा जी, तो आप ये देखिए ना, इन्होंने कानूनों में ऐसे संशोधन किए कि भाजपाइयों के बयान के आधार पर मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ऐसे बयान है जिसपे एक सड़क छाप, कोई पॉकेट मार अरेस्ट ना हो, इन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट आए दिन ईडी सीबीआई को कैसे लताड़ लगा रहा है पीएमएलए के केसेस में। तो ये झूठे आरोप लगा दे और उन झूठे आरोपों के दबाव में हम क्या रिजाइन कर दें? हमने एक ऐसा दिल्ली मॉडल प्रेजेंट किया है जिसकी ये तुलना, मुकाबला कर ही नहीं सकते अपने किसी भी स्टेट में, और ये दिल्ली में जीत ही नहीं सकते। चित्रा जी, मैं आपको आश्वस्त करती हूं, जब मोदी जी की लहर थी तब नहीं जीत पाए, अब तो वो लहर कहर बन चुकी है, तो अब कहां से जीतेंगे? ठीक है, तो ये इनकी ऐसी सेंसेशनलाइज करने की मैं जवाब ले लेती हूँ। शहजाद जी, आप उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं झूठे आरोप हैं तो क्यों रिजाइन करने के लिए जाए मुख्यमंत्री? उसके बाद मैं आ रही हूँ। संगीत जी, आशुतोष जी, आपकी बात बोलिए। चित्रा जी, क्योंकि आप वन ऑफ द मोस्ट वरिष्ठ पत्रकार है, आपको याद होगा कि जब 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना था और तब कोई केस नहीं होता था, तो अरविंद केजरीवाल, सलमान खुर्शीद इस्तीफा दे, सोनिया गांधी इस्तीफा दे, शीला दीक्षित इस्तीफा दे, मनमोहन सिंह इस्तीफा दे, शरद पवार इस्तीफा दे, कपिल सिब्बल इस्तीफा दे, अखिलेश यादव इस्तीफा दे, लालू प्रसाद इस्तीफा दे, सुशील शिंदे इस्तीफा दे, चिदम्बरम इस्तीफा दे, फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा दे, कमलनाथ इस्तीफा दे, और यहां पर कोर्ट बेल नहीं दे रही तो हम इस्तीफा क्यों दे? इसको बोलते हैं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन। स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और देखिए आप, बाकी मैं नहीं बोलना चाहता हूं, सब कुछ होती है भाई। आप मांगे तो चमत्कार, हम मांगे तो गुनेगार। मैं कहता हूं दूसरी बात, आपके पास 62 टैलेंटेड एमएलए है भाई, 62 टैलेंटेड एमएलए, एक को नहीं है आपके पास जिसको आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आप बनाइए ना, इतना मॉडल अच्छा है आपका, तो किसी और के हवाले कर दीजिए। शराब घोटाला इन्होंने कहा कि ये झूठा है, तो शराब घोटाला झूठा है, तो मैं चित्रा जी केवल इतना पूछना चाहता हूं कि ये मैं आपको एक एक स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं। देवेंद्र यादव, इंडिया टुडे, 3C मॉडल है, 26 अगस्त का बयान है ये। देवेंद्र यादव, 3C मॉडल, करप्शन, चीटिंग, कमीशन, ये आम आदमी पार्टी के बारे में। जून 29, इंडिया टुडे रिपोर्ट, ये है अभिषेक दत्त, कांग्रेस सफर ड्यू टू करप्शन ऑफ आप। 10 जुलाई 2024, बाजवा जी, ये भगवंत मान और इसके विधायक दिल्ली और पंजाब में सब भ्रष्ट है। ये तो आप ही के साथ ही, जिनके साथ आप हरियाणा में अभी कभी हाँ कभी ना चल रहा था, उनके साथ ही कर रहे थे, तो उन्होंने आपके लिए बयान दिया। अभी के बयान है, मैं पुराने बयान तो जाना भी नहीं चाहता हूं, सुप्रिया सुनीत का और बाकी पवन खेड़ा का। तो ये आपको करप्ट मान रहे हैं। तीसरी, आखिरी बात, जस्ट 10 सेकेंड, आखिरी बात, ये सरप्लस बजट के बारे में। देखिए, प्रियंका जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, प्रियंका जी 10 सेकंड और, प्रियंका जी का मैं सम्मान करता हूं क्योंकि वो वन ऑफ द डिबेटर्स है जो फैक्ट्स वगैरह लेकर आती है, पर कम से कम इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। 2013 से दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस है, उस समय पर 14,000 करोड़ होता था, आज 7,000 करोड़ है। दिल्ली का डेट बढ़ा है, और मैं प्रियंका जी से बड़े आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं, फ्री का मॉडल पंजाब में देख लिया, वहां पर आपने बिजली से सब्सिडी हटा दी, वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, और यहां पर जो आपने दिल्ली में वादा किया था 12 लाख जॉब, कितनी जॉब दी? 3,000। एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बात खत्म करें, फिर उनसे मैं जवाब लूंगी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। शहजाद जी, ठीक है, अपनी बात जल्दी से खत्म करें, उनसे मैं जवाब ले लूंगी, उसके बाद बाकी लोग इंतजार में हैं। बोलिए 10 सेकंड में।
सारी बातें झूठी है। ठीक है, ये रेवेन्यू सरप्लस बनाने वाले एक्सपर्ट है ना प्रियंका जी, ठीक है, आप अपने समय पे बोलिए। रेवेन्यू सरप्लस बनाने में इन एक्सपर्ट्स को पूछिए कि जो जल बोर्ड का डेट मात्र कुछ 100 करोड़ था, आज वो 80,000 करोड़ है। इसको रेवेन्यू सरप्लस क्यों नहीं कर दिया जल बोर्ड को? हमारे 20 बच्चे डूबकर और इलेक्ट्रिक्यूशन से राजेंद्र नगर और अलग अलग एरिया में हमारे बच्चे चले गए हमसे। जिम्मेदारी किसने ली? दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, विधायक आपका, कॉर्पोरेटर आपका, सरकार आपकी, और दोष किसका? हमारा। प्रियंका कक्कड़ जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद संगीत जी मैं आ रही हूं आपके पास। प्रियंका जी, देखिए, इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले। इन्होंने पंजाब का मुद्दा उठाया। ये सच है कि हमने पंजाब में 60 पैसा पेट्रोल पे बढ़ाया है, बट एट द सेम टाइम पंजाब में आज 2 लाख बच्चा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, प्राइवेट स्कूल छोड़ के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भर्ती हो गया। पंजाब में 2 करोड़ लोगों ने पिछले 2 साल में, जब से हमारी सरकार बनी, मोहल्ला क्लिनिक्स में इलाज कराया। तो मैं उस विषय पर नहीं जाती, पर इनसे पूछ लीजिए क्या अजीत पवार चोर है? इनको बता दीजिए कि हमने अरविंद केजरीवाल जी के वोट पे, नाम पे वोट मांगा था, हमें उनके नाम पे वोट मिला था और वही सीएम रहेंगे। इनसे पूछ लीजिए कि इनकी मध्य प्रदेश की आज रिपोर्ट आई है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने सारी सब्सिडीज ड्रॉप कर दी क्योंकि वो लॉसेस में है स्टेट। ये डीजेबी का जो घोटाला आपको बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। इनको बोलिए हमारी बैलेंस शीट उठा के देखें, हम लगातार प्रॉफिट में। इनको बताइए कि हमारा डीजेबी में भी हमने लोन नहीं लिया, पहले लोन पे चल रहा था, हमने सिर्फ कोविड वाले साल में थोड़ा सा लोन लिया था एक बार। तो इनको ये सारे फाइनेंशियल तथ्य आपके सामने ठीक से रखने चाहिए। ये झूठ बोलते हैं। 8,000 करोड़ हमारा उमेश सहगल जी भी हमारे साथ, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जुड़ चुके हैं दिल्ली सरकार के, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन बाकी लोगों से, आशुतोष जी जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, क्योंकि पहले भी कई बार इस विषय पर डिबेट हो चुकी है। क्या वास्तव में अभी की जो स्थिति है वो राष्ट्रपति शासन की ओर इशारा करती है, या आपको लग रहा है 3 से 4 महीने बाकी रह गए हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, तो फिर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा? क्या स्थिति बनती हुई आपको दिखाई दे रही है दिल्ली की? देखिए चित्रा जी, इसका कोई बहुत छोटा जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि इस सवाल के तीन एंगल है। पहला एंगल यह है कि क्या इस वक्त एक मुख्यमंत्री को जो जेल में है, क्या उनको सरकार चलानी चाहिए? पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह, क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? और तीसरा सवाल यह है कि चुनाव के ठीक पहले अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात क्यों हो रही? जहां तक सरकार चलाने की बात है, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना, और पहले दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने के पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। और हो सकता है संविधान में इस बात में कोई किसी तरह की कोई डिटेलिंग नहीं है कि दरअसल जेल में जाने के बाद आप सरकार चलाएं या ना चलाएं, लेकिन जो संविधान की मूल आत्मा है वो इसका मखौल उड़ता है जब एक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है। तब तो कल ये भी हो जाएगा कि लोगों ने चूंकि आपको चुना है तो कल आप कन्विक्ट हो जाएंगे, फिर भी कहेंगे लोगों ने मुझे चुना है इसलिए कन्विक्ट होने के बाद भी मैं सरकार चलाऊंगी। ये संभव नहीं है, होता नहीं है। अभी पिछले दिनों मैंने एक अखबार में खबर देखी, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चला सकते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा एब्सर्ड, इससे ज्यादा परवर्टेड कोई बात हो ही नहीं सकती है। जब देश को मालूम है, सबको मालूम है कि जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता और यह संविधान के साथ खिलवाड़ है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि क्या उनको जेल जाना चाहिए। मुझे लगता है ये अलग तरीके का सवाल है, मामला अदालत के अंदर है, अदालत इस फैसला करेगी कि जो क्या इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो गुनाह है या गुनाह नहीं है। अगर गुनाह है तो अदालत उनको कन्विक्ट करेगी कि भ्रष्टाचार में आप लिप्त, नहीं तो नहीं। तीसरा जो प्रश्न है, मुझे तो इस बात को लेकर हैरानी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अब नींद खुली है, 6 महीने के बाद नींद खुली है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और कौन भाई राष्ट्रपति शासन किसको लगाना है? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगाना है। रिकमेंडेशन किसको करना है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को करना है। उनको अपॉइंट कौन करता है? दिल्ली की केंद्र की सरकार अपॉइंट करती है। और कौन गुहार लगा रहा? बीजेपी के एमएलए कर रहे हैं। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि अब उनको लग रहा है कि यहां दिल्ली की सरकार जो है वो नहीं चल सकती, इसको बर्खास्त करना चाहिए। अरे मैं तो आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, उनके कुछ दिनों के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह कहा था कि ऐसे तो लंबे समय तक सरकार नहीं चल सकती, और तब उसने हिंट दिया था। तो मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर यह कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। जो सारे एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो देश को गुमराह करने का काम। संगीत रागी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए तमाम मुद्दों पर उन्होंने प्रकाश डाला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये बीजेपी की नींद अभी क्यों टूटी है? और दूसरा सवाल, एलजी रिकमेंड करेंगे तो केंद्र सरकार जो चाहेगी वो हो ही जाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि हिपोक्रेसी जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली के मामले में दिखाया जा रहा है? नहीं, ये सवाल मैं नहीं मानता ये हिपोक्रेसी है।
लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है। पहली बार आशुतोष इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं जिससे मैं सहमत हो रहा हूं। कायदे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, पहले ही दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था। जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जो थेथरई है कि हम अदालत में, हम जेल से भी सरकार चलाएंगे, तो एक डकैत भी अंदर जाकर के बैठा हुआ आखिर में कहेगा कि हम भी यहां से काम कर सकते हैं। कोई भ्रष्टाचार में आदमी जेल गया होगा तब भी कहेगा कि हम अपने पद पर बने रहना चाहते हैं। लेकिन अभी तो आरोपी है ना। नहीं, हाँ। कोई भी है भाई, आरोपी ही तो जेल में जाता है। कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरोपी हैं और जेल में 10 साल से बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि उनको उनको आप काम करने देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। एक कहा जाता है, अभी एक चरा जिक्र आया, हमने स्कूल बनवा दिए, हमने हॉस्पिटल ये किए। ये सवाल इसका नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन लगाने की 2 ही शर्तें हैं। एक, क्या सरकार संविधान सम्मत चल रहा है? दूसरी बात, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है? मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि जिससे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है। एक मुख्यमंत्री जो जेल में है, कोई पेपर साइन नहीं कर सकता है, कोई मीटिंग बुला नहीं सकता है, किसी की ट्रांसफर या पोस्टिंग तक नहीं कर सकता है। वो आदमी 5 महीने से आज 8 महीने से 7-8 महीने से जेल के अंदर है और उसके बावजूद भी कह रहा है कि नहीं हम यहां पर रहेंगे और सरकार नहीं। और बड़े बड़े लोग आकर के कह रहे हैं कि भाई हम तो जीते हुए हैं। अरे भाई, जीता हुआ नहीं। बात कर रहे हैं, प्रियंका कक्कड़ जी ने हाथ उठा लिया, मुझे समझ में आ रहा है वो कहेंगे कि एलजी के हाथ में है ट्रांसफर पोस्टिंग। तो मैं फिर भी कह रहा हूं, क्यों जिम्मेदार बताया जा रहा है? बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि क्या संविधान सम्मत सरकार चल रही है या नहीं चल रही है? इसका उत्तर सीधा सीधा है, नहीं चल रही है। और दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में, वो इस पर फैसला लेने से कतरा रही है, आज तक कतरा रही है। एलजी ने बहुत पहले कहा था कि कोई जेल से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, जेल से सरकार चलाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अरे तो इतनी देर क्यों हुई? बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर इंतजार किस बात का किया जा रहा था? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के सीएम अभी जेल के भीतर गए हैं और अब जब उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, आगे क्या होगा उनका, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उसी समय तब तक आ गया चिट्ठी। एक चीज मैं जोड़ देना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है कैसे से प्रिविलेज सिटीजन है। हम और आप यदि चाहें कि हम अपना बेल एप्लीकेशन डायरेक्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला जाएं, तो शायद हमारी फाइल फाड़ करके फेंक दी जाती और उसे सीधे कहा जाता कि आप चुपचाप चले जाइए, निचली अदालत में चले जाइए। लेकिन उनके मामले में सुनवाई होती है, यह भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। अरविंद केजरीवाल के मामले में सीधे एप्लीकेशन बेल पिटीशन कहां चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। आज तक मैंने नहीं सुना है कि शायद एक बेल पिटीशन जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चली जाती हो, वो निचली अदालत से जाती है, हाईकोर्ट जाती है, उसके बाद वहां तक ठीक है। ये अदालत के बारे में आपका ये व्यक्तिगत मत है। मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी है, बिल्कुल मेरी अब मैं उमेश सहगल जी के पास आते हुए उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उमेश जी, सीधे आपसे ये सवाल है, क्या वास्तव में अभूतपूर्व संकट की स्थिति है और आपको लग रहा है कि अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन को लेकर फैसला लेती है तो वो दिल्ली की जनता के हित में होगा, या इसके पीछे राजनीति आपको दिखाई दे रही है? क्या समझ में आ रहा है? सहगल साहब जी, ऑडियो आपका म्यूट है, अगर आप स्क्रीन पे अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ ठीक है सर, बोलिए प्लीज। अगर प्रेसिडेंट कन्विंस हो गए, यानी भारत सरकार कन्विंस हो गई, प्रेसिडेंट कन्विंस हो गए कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया और दिल्ली उस तरीके से नहीं चल रहा है, या कोई भी स्टेट उस तरीके से नहीं चल रही जैसा कि उसको चलना चाहिए, किसी भी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, कोई आर्म्ड अपराइजिंग हो गई या ऐसी कोई चीज़ होगी, तो आप उसमें प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्लियामेंट्री असेंबली में स्टेट्स अपना लूज कर जाती हैं, नई गवर्नमेंट बन नहीं पाती और तब तक फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है ताकि इलेक्शन हो तो नेक्स्ट गवर्नमेंट बने। दिल्ली में अभी ये स्थिति है, 8 महीने हो गए, 8 महीने में कोई स्थिति तो बदली नहीं, वही की वही है। पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल डाउन की थी, अभी वही स्थिति है, तो ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। तो अब इसमें किया जाए, मुझे अभी समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तक इनकी बेल पिटीशन
पे जजमेंट रिजर्व्ड है। बिल्कुल। अभी सुप्रीम कोर्ट अगर डिसाइड कर देती है इनको बेल दी जानी चाहिए तो ये बाहर आ जाएंगे, तो फिर इनका काम चलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा तो ख्याल है भारत सरकार इंतजार करेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन नहीं आती। आ भी जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी जो 8 महीने में नहीं आई। अब ये है कि देखो अब सारा एमसीडी का काम अटका पड़ा है, सारे आपकी काफ़ी सारी प्रपोजल रुकी हुई हैं। बेसिकली जो आपकी एक कमेटी है जो ट्रांसफर्स करती है सीनियर ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, उस कमेटी के चेयरपर्सन ही चीफ मिनिस्टर हैं, उसकी कोई मीटिंग नहीं हो पाई 8 महीने में। ये दूसरी बात है कि उसके पहले भी 2-3 महीने मीटिंग नहीं हो पाई थी, 8 महीने से कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब उससे वजह से क्या होगा, स्टेलमेट ही है ना सारी गवर्नमेंट में। एक एक अफसर को 3-3, 4-4 चार्जेस दिए जा रहे होंगे, तो गवर्नमेंट तो मगर 8 महीने में स्थिति कोई बदली नहीं है। आज कोई नई स्थिति नहीं आ गई। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है कि स्थिति बदली नहीं है। लेकिन एक और सवाल जिसका मैं आपसे जवाब चाहूंगी, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी। अभी राष्ट्रपति के पास बीजेपी विधायकों की चिट्ठी पहुंची, उन्होंने उसको एमएचए के हवाले कर दिया है। अब आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है इसमें? तो प्रेसिडेंट को और क्या करते हैं, जब प्रेसिडेंट की तो अपनी इंडिपेंडेंट पावर तो है नहीं, वो होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे। अगर होम मिनिस्ट्री इस व्यू की है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेक डाउन कर रही है तो कैबिनेट में जाएगी। कैबिनेट में जो डिसीजन होगी वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी। अगर प्रेसिडेंट उस डिसीजन से मंजूर हो जाती हैं तो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है कि प्रेसिडेंट ने एक पिटीशन दी गई प्रेसिडेंट को डायरेक्टली, उसने होम मिनिस्ट्री को भेज दी। अब ये क्योंकि दिल्ली का मामला है इसलिए पब्लिसिटी गैदर, इस टाइप के तो हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन रोज जाती होंगी प्रेसिडेंट के पास, जितनी जाती हैं वो सारी गवर्नमेंट को भेज देती हैं क्योंकि उनके पास कोई इंडिपेंडेंट पावर्स तो है नहीं। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सडनली उसको बड़ा बनाया जा रहा है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से शायद। अभी कोई ऐसी चीज नहीं है कि दिल्ली में बिल्कुल जनाब लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन कर गया। लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी एलजी के पास है, तो उसमें तो कोई ब्रेक डाउन होने का चांस नहीं है। संगीत रागी जी आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? संगीत रागी जी, लेकिन एलजी को तो सब पता है कि किस तरह की स्थिति है, 5 महीने से सत्र नहीं हुआ है, तो विधायकों को ये काम क्यों करना पड़ा है? एलजी के हाथों में अधिकार है पूरा। देखिए, 2 बातें, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के आधार पर कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। ये सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी कही है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायकों की चिट्ठी के आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। विधायक की चिट्ठी एलजी के पास जानी चाहिए थी। यदि एलजी वाकई में यदि पहले से ही कन्विंस्ड है, यदि एलजी सिफारिश करते हैं, तब तो इस बात के में मुझे लगता है, दम लगता है कि यहां जाकर के यदि एलजी सिफारिश करते तब जाकर के राष्ट्रपति शासन की बात को हम लोग गंभीरता से लेते हैं। कि कानून व्यवस्था की स्थिति में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है, लेकिन आर्टिकल 355 में तो इसका जिक्र किया गया है ना। ये अलग बात है कि इसमें शब्दों को अलग से गढ़ा गया है। मैं आर्टिकल 355 पढ़ देती हूँ। केंद्र सरकार, हालांकि यहाँ पर अलग स्थिति है, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की रक्षा के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति अगर उसको लगता है ठीक नहीं है तो फिर वो अपने हाथों में ले सकते हैं। आप कह रहे कानून व्यवस्था के मद्देनजर किया नहीं जा सकता है। उसके पहले आपने कंडीशन आपने देखा, बाहरी या आंतरिक दोनों ही है, आंतरिक भी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कभी भी ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति में लगता है। यदि नेशनल इमरजेंसी, जिसे खास करके हम लोग नेशनल इमरजेंसी की यहां बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां बात कर रहे हैं राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उस क्लॉज को हम लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। दिल्ली के लिए अलग है। दूसरी बात है कि कभी भी ये होगा तो रिकमेंडेशन किसका होगा? एलजी का रिकमेंडेशन होगा। एलजी के रिकमेंडेशन पर यदि एलजी ऐसा रिकमेंड करती है तो एलजी रिकमेंड किसको करती है? होम मिनिस्ट्री को करती है। होम मिनिस्ट्री राष्ट्रपति के पास जाता और वहां यदि राष्ट्रपति कर देते तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। जो दिल्ली का अधिकार है, मैं जल्दी से, अगर संविधान का ही जिक्र हो रहा है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 339A(b) के आधार पर लागू होता है, जिसमें राष्ट्रपति को उपराज्यपाल से अन्यथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, ये अगर उनको एहसास होता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 339A या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। इसको लेकर पूरी डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूं। मैंने यही तो कहा कि ये सिफारिश किससे जानी चाहिए थी? राज्यपाल की तरफ से जाती, तब ये मामले की गंभीरता बड़ी हो जाती। चूंकि ये विधायकों की तरफ से, तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इसको बता रहे हैं। आशुतोष जी हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ शहजाद जी आपके पास। आशुतोष जी,
देखिए इसके ये पता नहीं इसमें इतनी बहस क्यों हो रही है। इंतजार करवा दिया। आ रही हूँ शहजाद जी, उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आ रही हूँ आपके पास। पहली बात तो ये नैतिक सवाल है कि कोई आदमी जेल चला जाए उसके बाद क्या, नहीं तो मैं तो सरकार चलाऊंगा, ये पूरी तरीके से अनैतिक है। तो अब इसको लागू करिए किसी सरकारी अफसर के ऊपर। कोई सरकारी अफसर जेल चला जाए, बोले नहीं मैं तो अभी कन्विक्ट नहीं हुआ हूं, तो ऐसा है मुझे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर मेरे पास अधिकार है, मुझे वो काम करने दिया जाए। क्या उसका काम करने दिया? इमीडिएटली उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, और मुझे लगता है कि उमेश सहगल साहब को इस पूरे मसले में खुलकर बोलना चाहिए कि थियरी ऑफ इनकैपेसिटेशन यहाँ पे लागू होनी चाहिए, जिसके मुताबिक एक मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक अधिकारों का निर्वहन करने में पूरी तरीके से अक्षम है। इसका मतलब यह है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर पा रहे, तो हटा देना चाहिए उनको, इमीडिएटली हटा देना चाहिए। इट्स अ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। इसमें इतना सोचने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अब मान लीजिए कल देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू हो जाए कि भाई वो जेल चले जाएं और कहीं नहीं, मैं तो देश चलाऊंगा क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूं और मुझे तो जनता ने चुना है। तो क्या ये अलाउ किया जाएगा? क्या किसी क्लर्क को अगर वो जेल चला जाए तो बोलेगा नहीं मैं तो अभी सस्पेंड नहीं हूं, मैं तो अभी कन्विक्ट नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा है मुझे क्लर्क के तौर पर काम करने दिया जाए, मैं जेल से काम करूंगा अपना? क्या अलाउ किया जाएगा? संगीत रागी जी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए, सारा काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, कार्यपालिका फिर क्या करेगी? अब यहाँ पर आप न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, सबके काम अलग अलग यहाँ पर डिसाइड है ना। एक वैलिड आर्गुमेंट मैं निकाल रहा हूं, मैं इसको ध्यान से गए। हाँ। सीबीआई ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है या सीबीआई की डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, उसका बार बार एक्सटेंशन दिया जाता है। वैसी स्थिति तो मैं सुप्रीम कोर्ट आकर के कहती है ना कि भाई एक ही आदमी को आप बार बार क्यों बनाया जाते हैं? ये तो नहीं कहती कि हाँ भाई, अरे वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना हमारे कोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे सकते हैं, दिल्ली के एलजी को मामले में एक्शन लेना चाहिए तो वो ले लें, कहा ही गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब मामला गया था। कोर्ट यहाँ पर किसी भी प्रकार की, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा हाँ बोले, मजेदार बात ही है। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी को जोड़ना चाह रहे हैं। ये पॉलिटिकल ज्यादा लग रहा है, कम से कम जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, संगीत रागी जो आपके सुर में लाते हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ज्यादा है, बीजेपी के विधायकों की ओर से। इस रूप में नहीं कहा जिस रूप में प्रेजेंट किया चित्रा जी, विधायकों के द्वारा चूंकि रिकमेंडेशन किया है इसलिए पॉलिटिकल है। बोलिए चित्रा जी, बोलिए चित्रा जी, मैं आपके प्रोड्यूसर से आज रिक्वेस्ट कर, डिले है ना, आपने यहाँ पे डिले बढ़ाकर रखा है 5 सेकंड का, मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्नोलॉजी आप भी जानती हो। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि चित्रा जी आज आपके प्रोड्यूसर को बोल दीजिए इस डिबेट को रिकॉर्ड करके ऐतिहासिक डिबेट मार्क कर दे। बताइए, आज संगीत रागी और आशुतोष जी लगभग एक ही तरीके से बात रख रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक क्षण है दंगल के पूरे इतिहास का। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज आशुतोष जी ने, मेरे प्रिय मित्र आशुतोष जी ने एक भी बार मोदी को तानाशाह नहीं कहा है। कैन यू बिलीव इट चित्रा जी? आज कहां से सूरज उगा है देखिए, और बोल भी कैसे पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद ने स्वीकारा। सुनिए, हाँ मैं, अरे भाई थोड़ा सा तो लाइटर चीज कर सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी है कि अब एकदम मॉनिटर होकर बात आप राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़े, कह रहे हैं लाइटर रखना चाहिए डिबेट को, ऐसा कैसे हो सकता है शहजाद जी? मैं आ रहा हूं चित्रा जी, आप इतने समय के बाद आपने मौका दिया और आप मेरा एक कमेंट भी नहीं देख पा रही, आप सुनिए तो मेरी बात पूरी हो जाएगी, इतना इंटरप्ट नहीं हो तो अच्छा होगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आशुतोष जी भी आज स्वीकारने को मजबूर हो गए रागी जी की तरह। रागी जी तो स्वीकारते ही थे कि ये सरकार तानाशाही सरकार नहीं है जो 80, 85, 90 बार राष्ट्रपति शासन मन में आए तो लगा दे। पहली बात। दूसरी बात, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बोलते हैं इस्तीफा दे मनीष, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं सत्येंद्र तू इस्तीफा दे। पंजाब के, क्योंकि मैडम पंजाब बार बार जा रही है, पंजाब के मंत्री इस्तीफा देते हैं, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी खुद पर लागू नहीं होती भाई। और मैं आशुतोष जी से एग्री करता हूं, सवाल लीगैलिटी का नहीं है, सवाल राष्ट्रपति शासन का नहीं है, सवाल यह है कि 2011 में जहां पे खड़े थे, आज 2024 आते आते आप कहां खड़े हैं? आप खड़े थे अन्ना के साथ, आप खड़े हैं लालू के साथ आज। और यही सियासी धर्मांतरण है कि जो इस्तीफे मांगते थे केस बिना हुए, आज केस हो गया, बेल नहीं मिल रही है तो बेशर्मी से तिहाड़ से सरकार चला रहे। और कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने कहा है कि यू आर नॉट स्टेपिंग डाउन एंड क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन दिल्ली। दिल्ली की सरकार स्थगित हो चुकी है, यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फिर भी अपने आप को कोर्ट के ऊपर, क्योंकि हम मालिक है, यह सवाल है। प्रियंका कक्कड़ जी, आप इस पर जवाब दे दें, बहुत देर से मैं उनके पास भी नहीं गई हूं। प्रियंका कक्कड़ जी, देखिए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका ये मानना है कि दिल्ली के सीएम अगर जेल जाते हैं तो उनको उसी समय इस्तीफा दे देना। आपने सारे मंत्रियों का तो दिलवा दिया,
लेकिन मुख्यमंत्री खुद अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। तो फिर आप लोगों से ये तीखे सवाल पूछे जाएंगे ना कि कुर्सी का इतना मोह क्यों है। प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी जो आप मिनिस्टर्स के नाम ले रही हैं उनके पास पोर्टफोलियो थे, मिनिस्ट्रीज थी वो वाली, इसलिए उन मिनिस्ट्री से दिया था, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कोई हम पे झूठे आरोप लगा देगा तो उन झूठे आरोपों के चलते हम अगर रिजाइन करने लग जाए तो क्या होगा। एन बीरेन सिंह से बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा जिस मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। आपने मनुपुर टेप्स भी सुनी होंगी, वो भी छोड़िए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी का जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, इन्होंने उसकी परिभाषा गूगल से देख के पढ़ दी है, इनको मतलब नहीं पता उसका। यहाँ पे जो संगीत रागी जी बैठे हैं उनके आगे आपको भाजपा समर्थक लिखना चाहिए ताकि एक सबको पता रहे कि वो राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है। उन्होंने आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में झूठ बोला, उन्होंने आपको कोर्ट के झूठे प्रमाण दिए, वो बिल्कुल शहजाद की लैंग्वेज में बोले। सर झूठ, अरे आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ सच दिखाइए। मैं कह रही हूँ भाजपा समर्थक लिखिए। भाजपा सर काट दिया, भाजपा समर्थक या भाजपा विरोधी होने की बात नहीं है। मेरे तर्क को आप समझिए। मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल चोर है। ये भाजपा समर्थक या भाजपा अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त है। प्लीज संगीत रागी जी उनकी बात हो जाए। उस तर्क को काटिए। तो प्रियंका जी वही बोल रहे हैं ना कि इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या है दिल्ली आशुतोष क्या है आपकी नजर में? वो तो खुले में अगेंस्ट है ना और बता रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ बनकर नहीं बता रहे। नहीं तो आप बहुत सारे आपको बता रही हूँ। अब जवाब ले लेते हैं प्लीज। उनका जवाब ले लेते हैं। बोलिए प्रियंका कक्कड़ जी। मुझे लगता है ये इतना बड़ा विषय नहीं है कि कौन राजनीतिक विश्लेषक है, कौन किसका समर्थक है। मुद्दे पर रहते हैं प्रियंका जी, प्लीज बताइए। नहीं देखिए वो तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे थे, इसलिए बोलना कॉल आउट करना जरूरी था। मैं आपको सिंपल सी चीज कह रही हूँ, दिल्ली में कई प्रॉब्लम्स आती है काम करने की। जो काम हमने 9 साल में किए वो 5 साल वाले काम थे। और अगर कोई संवैधानिक रोड़ा दिल्ली में है तो वो दिल्ली के एलजी हैं, जिनको हटा देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। वो दिल्ली वालों के काम रोकते हैं। मैं आपको इतने सारे प्रूफ दिखा सकती हूँ इस बात के। अगर आज अगर सर्विसेज उनके तहत है तो वो अपॉइंट नहीं कर रहे डॉक्टर्स जानबूझ के। क्यों नहीं कर रहे? उनको क्या उत्तर प्रदेश जैसी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए? आरोप प्रूफ हुआ था प्रणब मुखर्जी के खिलाफ जो आरोप लगाते थे, कौन सा प्रूफ हुआ था? कौन है बाकी सारे लोगों पे आरोप लगाते थे, कौन सा प्रूफ हुआ था? कौन सी पार्टी से? आज तो आप शरद पवार के साथ खड़ी हो जाती है, आज तो आप लालू जैसे भ्रष्ट के साथ खड़ी हो जाती है। इसके बावजूद भी आप नैतिकता का मापदंड लेकर के आएंगे। आप देश को आप नैतिकता का पाठशाला पढ़ाएंगे, देश को आप नैतिकता का ज्ञान देंगे। वो पार्टी लालू प्रसाद यादव के साथ आकर के खड़ी हो जाए, लालू जैसे भ्रष्ट अपनी बारी में प्लीज। ऐसे दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में प्लीज। संगीत जी आपसे भी गुजारिश है उनकी बात पूरी हो जाए। प्रियंका कक्कड़ जी मैं फिर वही बात कहूंगी कि कौन क्या टाइटल लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो मुद्दा है ना कि दिल्ली की सरकार सही तरीके से काम करी या नहीं। अब जरा ये बीजेपी की शिकायतों वाली जो चिट्ठी आई है इसके पॉइंटर्स में पढ़ के आप ही से प्रियंका जी जवाब लूंगी। देखिए जो सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूछे गए हैं, जेल में सीएम है इस वजह से सरकारी कामकाज ठप है। दूसरा सवाल यहाँ पर बीजेपी की ओर से 2021 से लंबित छठे वित्त आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। सीएजी की 11 रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं हो पा रही हैं। विधानसभा की स्थिति क्या है वो भी जाने। दिल्ली जल बोर्ड पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट टेबल नहीं की गई है। 5 महीनों से विधानसभा केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर रोक रही है सरकार और 5 महीनों से विधानसभा का सत्र भी नहीं बुलाया जा रहा है। सवाल ये है प्रियंका कक्कड़ जी, संगीत रागी क्या टाइटल रखते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वो दिल्ली की जनता और देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ज्यादा बड़े होते हैं। प्रियंका जी चित्रा जी बोले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इसी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि हम केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अरे भाई तुम्हारी आयुष्मान भारत योजना सिर्फ जो 10,000 इनकम कमाता है उस पे लागू करती है। दिल्ली में मिनिमम वेज ही 17,000 है। तुम्हारी आयुष्मान योजना में ओपीडी की फैसिलिटी नहीं है। दिल्ली में ओपीडी फैसिलिटी है मुफ्त में। तुम्हारी आयुष्मान योजना में अगर दवाइयां फ्री चाहिए तो एडमिट होना जरूरी है। दिल्ली सरकार की स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। हम क्यों तुम्हारी बेकार स्कीम इंप्लीमेंट करें? तुम्हें हमसे सीखना चाहिए और हमारी स्कीम पूरी इंडिया में तुम्हें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। आयुष्मान भारत की योजना में तुम्हारे सीएजी क्या बता रहे हैं? फर्जी नंबर है। पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? इनसे सवाल पूछने चाहिए। इनके सारे के सारे स्टेट्स घाटे में चित्रा जी, क्योंकि ये पैसे डकारने वाली सरकार है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट सरकार है भाजपा की। इन्होंने चंदा लो धंधा दो मॉडल चलाया, वो हम सबने देखा। 2,406 करोड़ जो आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली के लिए अलॉट हुआ है उसका फायदा तो नहीं मिल रहा है ना शहजाद। मोहल्ला क्लिनिक के जो घपले हैं
हमारे पास बेटर स्कीम है, देखिए, बहुत हमारे त्वरित, पास बेटर स्कीम है। ये शहजाद जी को लेने दीजिए आयुष्मान योजना। क्योंकि पार्टी मुझ बोलिए चित्रा जी, बोलिए please मुझे शहजाद देने जी, दीजिए। बोलिए बोलिए। चित्रा जी मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। हाँ बोलिए। चित्रा जी, मैं अपनी बात नहीं, 9 अप्रैल 2024 दिल्ली हाई कोर्ट स्लैम्स द टेरिबल कंडीशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट सेज वी आर कंसर्न। 7 दिन पहले फिर से उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए एम्स को ट्रांसफर कर दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत काम हाई कोर्ट का है, स्कूल में भी यही विषय है करो, और इनका मॉडल इतना बढ़िया था तो अकेले लड़ते ना 7 सीट पे। जहां से हम तो मांग रहे हैं। जी प्लीज, चित्रा जी कृपया करके वन एट अ टाइम। चित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं एक सम्मानित और एक प्रॉपर डिबेट चाहता हूं, मैं किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं। प्रियंका जी उनकी बात हो जाए। प्रियंका जी प्लीज बोलिए। देखिए, मैं दो बातें, देखिए छींकने का काम, इंटरप्शन का काम मुझे लगता है वो करता है जिनके तर्क कमजोर है। नहीं चित्रा जी, इस प्रकार से अब हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। शहजाद जी प्लीज अपनी बात को जल्दी से आगे बढ़ाइए। प्रियंका जी प्लीज उनकी बात सुन लीजिए, वो नहीं बोल रहे थे। मैं अपनी बात रखूंगा, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। जल्दी जल्दी हो जाएगी ना अगर आप इंटरप्ट नहीं करेगी तो। देखिए, अगर इनका मॉडल इतना बढ़िया था तो दिल्ली में जहां से ये मॉडल उत्पन्न हुआ वहां पर अकेले 7 सीट पे लड़ते ना कांग्रेस की बैसाखी लेनी पड़ी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा क्योंकि केजरीवाल जी का पोर्टफोलियो नहीं है इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो बाकी मंत्रियों का पोर्टफोलियो ले लेते, मंत्री बने रहने देते, मनीष सिसोदिया के पोर्टफोलियो डाइवर्स्ट कर देते, सत्येंद्र जैन के पोर्टफोलियो डाइवर्स्ट कर देते। ये क्या तर्क है भाई? आज आशुतोष जी ने एक मेन वर्ड बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता। ये नैतिकता यही हमको पढ़ाते थे रामलीला मैदान में। कहां है नैतिकता का टावल? ये इनके नैतिकता का टावल कहां चला गया? प्रियंका कक्कड़ जी वो कह रहे हैं कि जिस नैतिकता की बात बार बार की जाती थी आम आदमी पार्टी की ओर से, जिसके कारण वो अस्तित्व में आई, और मुझे याद आ जाता है जब अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था और उसके बाद पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति शासन लगा था। प्रियंका कक्कड़ जी, तो वो नैतिकता की दुहाई जो बार बार दी जाती थी वो नैतिकता कहां गई, वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हमारी नैतिकता इंटैक्ट है चित्रा जी। यही वजह है कि हम भाजपा में शामिल नहीं हुए। करप्ट होते तो भाजपा में शामिल हो जाते। आप शहजाद जी से ये पूछ लीजिए कि 2024 में भाजपा का कोई स्टेट है जो रेवेन्यू सरप्लस और मुफ्त बिजली देता हो? जवाब नहीं है इनके पास। अजीत पवार को ले आए अपनी पार्टी में, तब आपको लगेगा भ्रष्टाचार की बात करो। आपने इन पे आरोप लगाए थे, लालू कन्विक्टेड करप्ट है। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन यकीनन राजधानी दिल्ली को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि अगर राष्ट्रपति शासन यहां पर नहीं लगता है, सरकार बर्खास्त नहीं होती है, तो अगले 3 से 4 महीने के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव भी होंगे। लेकिन मुद्दा गरमाया हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति की ओर से बीजेपी विधायकों की चिट्ठी को एमएचए होम मिनिस्ट्री में भेजा जा चुका है। क्या गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा? एलजी से सवाल जवाब किया जाएगा? क्या बनेगी राजधानी की स्थिति आगे आने वाले वक्त में? लगातार इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।